Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Today we are going to continue our lecture number 3 for class 8 geography, chapter number 2, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. चलो फर्स्ट लेक्चर में हमने लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड यूजेस के बारे में पढ़ा, फिर किस तरीके से कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं, कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं ये भी हमने देख ली थी. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा सॉइल के बारे में, सॉइल के सारे डिटेल्स को पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं उनको भी हमने डिटेल में देखा, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है. राइट, देन सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस किया हमने अच्छे से अलॉन्ग विथ सम वेग डाइग्राम्स. ठीक है, और इनमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया था. अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लें, ज़रूरी नहीं है कि इनको कंटिन्यूटी में देखें, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में एक एक रिसोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप ये थर्ड लेक्चर पहले देख रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट मेक श्योर कि पहले के लेक्चर्स भी आप देख लें. चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर. वी नो जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ नोन एज अ वाटर प्लैनेट. अब ये 3/4 एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है. अगर हम किसी भी चीज़ के 4 बराबर हिस्से कर रहे हैं, ठीक है, ये बराबर दिख नहीं रहे बट अज्यूम करें कि ये बराबर है. ठीक है, तो 1 2 3 4 ये जो 4 हिस्से हैं हर एक हिस्सा अपने आप में 1/4 है. ठीक है, तो अगर मैं इसके 3 हिस्से ले रही हूँ, ये 3 हिस्से अगर मैंने इसके ले लिए तो ये पार्ट है 3/4. बात समझ में आई. अगर आप इसको और सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसा समझें कि मैं एक एप्पल के 4 बराबर हिस्से कर दूं और 3 हिस्से अपने पास रख लूं, एक हिस्सा आपको दूं, तो जो मेरे पास है वो होगा एप्पल का 3/4 और जो आपके पास होगा वो होगा एप्पल का 1/4. ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो टोटल पार्ट्स है और जो न्यूमरेटर में है वो कितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं उसको बताता है. ठीक है, सो दिस इज़ 3/4 ऑफ द अर्थ विच इज़ कवर्ड बाय वाटर. इसलिए हम अर्थ को कह रहे हैं वाटर प्लैनेट. ओशंस जो हैं, अब देखो पानी जो है 3/4 वाटर वो अलग अलग फॉर्म्स में. कैसे, कुछ ओशंस के फॉर्म में है, कहीं पर सी के फॉर्म में है, रिवर्स हैं, देन लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज़ या वाटर वेपर, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ों के फॉर्म में आपका टोटल जो 3/4 वाटर है वो अवेलेबल है. ठीक है, ओशंस जो हैं दे आर हैविंग रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स बोल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, बट क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा सलाइन है, यानी सलाइन मीन्स इट इज़ हैविंग गुड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट. अब हम बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी तो पी नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अनफिट है ना, ह्यूमंस के लिए अनफिट है, वो बीमार कर सकता है हमको. फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.7%. फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%. केवल इतना पानी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर है, जिसको आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और ये 2.7% का भी 70% जो है वो कहाँ पर है, आइस शीट्स में है या फिर ग्लेशियर्स में है. ठीक है, जो आपके माउंटेन्स के ऊपर ऐसे ग्लेशियर्स जमे हुए हैं उनमें अवेलेबल है आपका लगभग ये फ्रेश वाटर का 70%. ठीक, जो हमारे लिए ऑब्वियसली इनएक्सेसिबल है. एक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ तक हमारी पहुँच है, और उसके हमने इन लगा दिया, इनएक्सेसिबल मतलब वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है. उस पानी को आप डायरेक्टली ग्लेशियर्स को पिघला के तो हम पानी यूज़ करेंगे नहीं. ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. तो बचा क्या, सिर्फ 1% पानी हमारे पास है जो हम ह्यूमन यूज़ के लिए रख सकते हैं, जो ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट है. और ये 1% भी डिवाइडेड है अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि ग्राउंड वाटर में है, रिवर्स में है, लेक्स में है एंड वाटर वेपर. ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या है आपका फ्रेश वाटर अवेलेबल. चलो, अब ये जो सिर्फ 1% पानी है यही हमारे लिए सबसे प्रीशियस है, क्योंकि बगैर पानी के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है. या ह्यूमन सर्वाइवल भी हम देखें तो पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स का भी सर्वाइवल नहीं होगा पॉसिबल, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड्स वाटर, वो भी अच्छी क्वालिटी का पानी, है ना. कंटेमिनेटेड वाटर या फिर इम्प्योर पानी जो है वो हमको और ज़्यादा बीमार कर सकता है. सो वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड. मतलब पानी जो है ना तो आप उसको ऐड कर सकते हैं ना आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि पानी अर्थ में जितना है उतना ही है हमेशा से.
वो पानी हमको कम या ज़्यादा होता कब दिखता है, क्योंकि वो अपने फॉर्म चेंज करता है थ्रू वाटर साइकिल, है ना, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। इट सिंपली मीन्स कि अगर मैं आपको ऐसे एक ग्लास भर के पानी दे दूँ और बोलूँ कि आप इसको एक मग में डाल के रखो, आप इसको एक थाली में डाल के रखो या किसी बड़े कंटेनर में भर के रखो, लेकिन पानी एक गिलास ही रहेगा, है ना। ये चाहे तो आप इसको उबाल दो या बर्फ़ में जमा दो, फॉर्म्स चेंज होंगे, जगह चेंज होगी, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। यही मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट का, ठीक है। और वाटर साइकिल क्या है ये आई होप आपको पता होगा। एक बार 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। वाटर साइकिल का मतलब है कि भाई एक ऐसी साइकिल जो क्या कर रही है, पानी के फॉर्म्स को चेंज कर रही है, ठीक है। और ये फॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड जो है वो होती है आपकी रेनफॉल, ठीक है। और इसी में अगर हम सॉलिड देख लें तो कभी बर्फ़ गिरेगी या जो हेल स्टोन्स होंगे वो गिरेंगे, ठीक है। सन की हीट के कारण क्या होगा, पानी जो है वो वाटर बॉडी से इवेपोरेट होगा, तो ये होगा आपका इवेपोरेशन। जब ये पानी ऊपर जाएगा, ये वेपर ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, ठीक है, कंडेंस होगी, राइट। और जब कंडेंस होके ठंडी होके ये क्या करेगी, बादल के फॉर्म में आएगी, तो इसको आप कहते हैं कंडेंसेशन। फिर बादल के फॉर्म से जब ये नीचे, मतलब बादल जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे या किसी माउंटेन से टकराएंगे या प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वहाँ पर माउंटेन्स क्या करेंगे, ये रेनफॉल को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन। सो दिस इज़ योर वाटर साइकिल, ठीक है, एकदम सिंपल टर्म्स में। हमने इसको बहुत छोटे में कवर किया वाटर साइकिल को, क्योंकि अब आई गेस ये तो सबको पता ही होता है ना। फिर भी एक बार अगर आपको याद नहीं था तो हमने तीनों प्रोसेस को डिस्कस कर लिया, राइट। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर। अब देखते हैं भाई कि वाटर का यूसेज कैसे है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम पानी का और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। यूज़ तो हमें पता ही है कि हम ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारी चीज़ों में हम पानी का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो, पानी तो लगेगा ही। एग्रीकल्चर में पानी लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डैम्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वाटर यूजेस उतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये है कि यूज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है पानी का। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर वाटर। पानी की कमी को पूरा करने वाला दूसरा कोई सब्सटेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। हमें पता ही कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो राइजिंग द डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स। फूड मतलब तो हमें पता ही है, खाना, जो फूड ग्रेन्स की क्रॉप है हमारी वो, और साथ में कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या है, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं हमारी, उनके लिए भी डिमांड्स बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी जो गांव हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। विच इज़ लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि पानी को सही तरीके से यूज़ ना कर पाने के कारण एक तो उसकी शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, हम उसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, और साथ में हम पल्यूट और करते जा रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से तो हमें कंजर्व करना चाहिए, जो कि हम कर नहीं पा रहे, और हम पल्यूट ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही है और हमारे नेचर का है। अब देखते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में कहाँ समस्या है, शॉर्टेज है बहुत सारे रीजन्स में। जैसे कि सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, जब हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी जब हम देखेंगे तो कई सारे रीजन्स हैं दुनिया के जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। आप न्यूज़पेपर्स देखते होंगे या जब टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी जगह पर जनरली इन समर सीजन्स पानी जो है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि लोगों को अलग से टैंकर्स बुलाने पड़ते हैं, और उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अब आप ऐसी हालत में पानी भर के अगर उसका यूज़ भी कर रहे हो तो उसके कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। इन सम रीजन्स, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था बेंगलुरु के बारे में, कि वहाँ पर क्या है, पानी नहीं है, ठीक है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, राइट। सो शॉर्टेज तो काफ़ी जगह पर है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी अभी मैंने आपको बताया, जब भी क्लाउड से पानी नीचे आ रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, वाटर ड्रॉपलेट्स जिसको हम कह रहे हैं,
या वो स्नो के फॉर्म में हो, या वो ओले जिसको हम हेल स्टोन्स कहते हैं उसके फॉर्म में हो, ठीक है, सबको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन ही कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पानी एक जैसा ही गिरे, कई जगह पर सीजनल पानी गिर रहा है, जैसे कि अगर हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं या सब ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं तो वहाँ पर पानी जो है वो सीजन्स में ही गिरेगा, रेनी सीजन में गिरेगा, ठीक है। लेकिन हम इक्वेटोरियल रीजन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर रोज़ ही पानी गिर जाता है, क्योंकि ये क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं जो कि रहेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण जहाँ पर ठीक से रेनफॉल पहले हुआ करती थी अब वो भी नहीं हो रही है, ठीक है। लाइक इन दिस रेनी सीजन, द करेंट रेनी सीजन, काफ़ी कम बारिश बहुत सारी जगह पर नोटिस की गई है, और उसके ही कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कई सारी जगह पर फ्लड्स भी हैं। तो ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, ये इम्बैलेंस हो रहा है हमारा गलत तरीके से पानी को या नेचर को यूज़ करने के कारण, ठीक है। और स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। एक और स्कैरसिटी का कारण क्या है कि पानी तो अवेलेबल है बट इट इज़ कंटेमिनेटेड, खराब पानी है, ठीक है। और ये पानी ख़राब कैसी हुई है, हम ह्यूमन्स ने ही किया है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वाटर सोर्सेज हैं जैसे कि रिवर्स है, वेल है, पॉन्ड्स है या अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स पहुँचने की वजह से, है ना, जो सरफेस रन ऑफ के साथ चले जाते हैं, सॉइल इरोजन के कारण चले जाते हैं, या हमने अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया तो वाटर टेबल ही नीचे चली गई, ठीक है। ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि पानी के जो रिसोर्सेज हैं, पानी के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर कंटेमिनेशन भी हो रहा है और उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा पानी हम वहाँ से खींच चुके हैं। इसका भी एक कारण है कि अब अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो रही है, ठीक है। चलो, अब डेफिनेटली देयर इज़ प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन उसके पहले एग्जिस्ट कर रहा है, देखेंगे कैसे। कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ हो रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा नदियों में या वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्यों, देखते हैं कैसे। पहली बात तो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट है तो उसमें क्या होंगे, केमिकल्स होंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो मेटल से पल्यूटेड हो, नाइट्रेट्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह से पल्यूटेड हो, है ना। और जैसे पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं तो ये एग्रीकल्चर की बात होगी, है ना। एग्रीकल्चर की बात कैसी हुई, हमने अपने खेत में पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया और किसी वजह से वो जो पानी है वो बहकर कहाँ चला गया, सरफेस रन ऑफ बहुत ज़्यादा बारिश के कारण वो चला गया आसपास की वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पर ये केमिकल्स उसके साथ मिक्स हो जाएंगे और उस पानी को कंटेमिनेट कर देंगे, ख़राब कर देंगे, ठीक है। एक और रीज़न होता है कि इंडस्ट्रीज़ में हम पानी को जनरली कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं। कूलेंट का मतलब क्या होता है कि ठंडा रखने के लिए, ठीक है। सॉरी, अब ये पानी ठंडा रखने के लिए तो जा रहा है, तो ये क्या होगा, जो मशीन्स को ठंडा रखेगा तो उसकी जो गर्माहट है वो पानी में आ जाएगी, तो ये पानी हो जाएगा गर्म, ठीक है, ये बन जाएगा हॉट वाटर। और ये हॉट वाटर हम बिना ठंडा किए वैसी ही हालत में अगर वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे तो इस वाटर बॉडी के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसके कारण क्या होगा, इसमें रहने वाली जो मछलियाँ हैं या जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हो जाती है डेथ। अब ये डेड ऑर्गेनिजम्स उसी के अंदर रहते हैं तो अगेन वो कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। सो एक कारण तो ये है ना। और उसका तरीका भी हमने देखा कि भाई क्या करो, पहले ट्रीट करो उस पानी को, ट्रीट करना यानी उससे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, केमिकल्स जो हैं, उनको अलग करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। देन एफॉरेस्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओगे तो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश होगा, बार बार वो पानी नीचे अपने आप से भरता चला जाएगा, है ना। सरफेस रन ऑफ कम होता है, पेड़ लगाने से सरफेस रन ऑफ कैसे कम होगा, क्योंकि ट्रीज़ की जो जड़ होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और सॉइल अगर पर्याप्त मात्रा में सही क्वांटिटी में होगी तो वो पानी को ड्रेन करके रखेगी, पानी से ड्रेन होती रहेगी, है ना, कंटेंट रहेगा उसमें पानी, जिसके कारण क्या होगा कि सरफेस रन ऑफ बचता चला जाएगा हमारा, है ना। दूसरी चीज़, एफॉरेस्ट्रेशन मतलब हम मिट्टी में ही पेड़ उगाएंगे, तो जितना ज़्यादा मिट्टी वाला एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा पानी ये अंडरग्राउंड वाटर ले पाएगा, ठीक है, अंडरग्राउंड उतना ही ज़्यादा पानी नीचे जा पाएगा। अब मैं अगर आपको एक सीमेंटेड कंपाउंड दे दूँ, ठीक है, और उस पर बोलूँ कि इसके नीचे जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करो,
तो ये सीमेंट जो है ये पानी ज़्यादा ज़मीन के अंदर खींचेगा या सॉइल ज़्यादा खींचेगी? डेफिनेटली सॉइल ज़्यादा पानी को सोक करेगी और अंडरग्राउंड लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर होते हैं, घरों की जो छत है वहाँ से हम एक पाइप लेते हैं और ऐसे ज़मीन के अंदर एक टैंक बनवा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो छत पर आपकी बारिश का पानी आ रहा है ये सीधा सड़क पे जाने की बजाय क्या होगा, इस पाइप के थ्रू ऐसे नीचे जाएगा और अंडरग्राउंड जो आपने एक टैंक बनाया है उसमें भरता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रेन वाटर जो है हम इसको हार्वेस्ट करके यहाँ रख ले रहे हैं और समय आने पर हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को इस तरीके से पूरा टैंक नहीं बनाना है तो बस वो ज़मीन के अंदर इस पाइप को इंस्टॉल करवा दे ताकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल है जो है वो इंक्रीज़ होता रहे, है ना। वरना ऊपर का जो पानी, रेन का जो पानी है वो तो अल्टीमेटली वेस्ट ही होगा क्योंकि वो सड़कों पे बह रहा है, राइट। उसको तो आप किसी चीज़ में यूज़ करने नहीं वाले। तो बेटर है कि उसको हम क्या करें, हार्वेस्ट करें, यानी उससे एक पानी जो है उसकी क्वांटिटी को सेव करें। कहाँ सेव करेंगे? अंडरग्राउंड, राइट। चलो, देन देयर आर सम इरिगेशन मेथड्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या हम कैनाल्स यानी कि जो नहर होती हैं उनको बना सकते हैं पानी को बचाने के लिए। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप्स। देखो इरिगेशन कैसे होता है, इरिगेशन यानी होता है सिंचाई। सिंचाई होती है क्रॉप्स के नेचर पे। ठीक है, कि मतलब अगर कोई क्रॉप है जिसको कम पानी चाहिए तो पाइप से पानी मत दो उसको कैसे पानी दे दो? ड्रिप इरिगेशन से या स्प्रिंकलर सिस्टम से, कि एक नोजल आपने बीच में लगाई, वो रोटेट हो के अपने आसपास के पूरे एरिया को क्या कर रही है? पानी दे रही है। ठीक है, या ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जहाँ जहाँ पर क्रॉप्स लगी है वहीं वहीं पर एक पाइप डालते हैं और उस पाइप में होते हैं छोटे छोटे होल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, सिर्फ उतनी ही जगह को पानी देते हैं, बाकी जगह पर पानी वेस्ट नहीं करते। ठीक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एग्रीकल्चर, वहाँ पर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको इरिगेशन मेथड वहाँ समझ आ जाएंगे। एक लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि भाई वाटर बॉडीज़ को क्लीन करो। ये किस बारे में कह रहा है? इसका मतलब है कि हम अपनी वाटर बॉडीज़ में बहुत सारा वेस्ट सिर्फ केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में नहीं डाल रहे हैं। हमारा जो पानी है वो प्लास्टिक के कारण भी बराबर से वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लास्टिक बॉटल्स या फिर छोटे मोटे सब्सटेंस जैसे कि आपने जो रैपर्स यूज़ किए, चिप्स वगैरह खाए, अगर आप उनको सही तरीके से एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर रहे हैं या जहाँ पर कचरा सेग्रीगेट हो रहा है वहाँ नहीं रख रहे हैं, तो ये सब अल्टीमेटली आपके कहाँ जाएगा? वाटर बॉडीज़ में। घूम फिर के सारी चीज़ें वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं। ठीक है, या तो वो सॉइल को ख़राब करेंगी, या तो वो आपके ओशंस को, आपकी वाटर बॉडीज़ को ख़राब करेंगी, या तो वो आपके एयर को ख़राब करेंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जो हम ह्यूमन एक्टिविटी से निकल रही है वो हमारे नेचर को ही अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप वाटर बॉडीज़ को क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा रेट में होगी। अगेन वहाँ पर वाटर जो है वो पल्यूट होगा। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है और NGOs भी हैं और हम इंडिविजुअल्स भी क्या कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और अपनी वाटर बॉडीज़ को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर। इसके अलावा अब क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप अनुशाला से पहले से जुड़े हैं तो हमारा मोटिव सिर्फ चैप्टर को पढ़ लेना नहीं होता है। ठीक है, उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उससे सीख क्या रहे हैं, हमें वो भी देखना ज़रूरी है ना, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। आप क्या कर सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए? सबसे पहले तो वेस्ट करना बंद करो। ठीक है, पानी वेस्ट जहाँ जहाँ से हो रहा है वहाँ से पानी वेस्ट आप अपना बंद करें। जितना पानी आप पी सकते हैं उतना ही भरें। ठीक है, अगर आपके घर पे RO है और वो उतना ही, जितना पानी आपको प्योरीफाई करके देता है उतना ही वेस्ट करता है, तो मेक श्योर कि वो जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको भी आप अपने किचन में या झाड़ू पोछे में या कहीं पर भी यूज़ करें। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उनको कहीं पर भी ना फेंकें। मेक श्योर यू विल बी रीयूजिंग देम। ठीक है, इस तरीके से पानी को कंजर्व करो, वाटर बॉडीज़ को गंदा करने से बचाओ और अपने आसपास भी आप एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट
वाटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में और हम वहाँ पर अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपकी है, then you can ask me in the comment section. And if you like the lecture, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much and stay tuned for next lecture.